लास्ट क्लास हमने बात किए थे रिगार्डिंग IMNCI का, जो कि 0 to 2 मंथ्स के बीच में जो बच्चों का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स था उसके रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट है वो हम बात किए थे। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग वही रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड जॉन्डिस के रिगार्डिंग बात करेंगे, और बेसिकली हम फोकस रखेंगे रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस एज पर द IMNCI गाइडलाइन, एंड द सेकेंड विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया बेस्ड ऑन IMNCI गाइडलाइन। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। तो विल टॉक अबाउट द जॉन्डिस के रिगार्डिंग बात करते हैं। जॉन्डिस का मतलब क्या? जॉन्डिस का मतलब है हाइपर बिलीरुबिनेमिया, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। तो पहले ये समझ लेते हैं अगर बात करें न्यूबॉर्न वाला केस में सो द कट ऑफ द टोटल सीरम बिलीरुबिन बोल सकते हैं। टोटल सीरम बिलीरुबिन जॉन्डिस का एक टिपिकल क्लास है, स्पेशल क्लास है, वो देख सकते हो। लेकिन आज हम सिर्फ फोकस रखेंगे रिगार्डिंग IMNCI गाइडलाइन। तो यहाँ पे ज़्यादा हम फोकस नहीं रख रहे हैं कि जॉन्डिस क्या है, उसका क्या सिम्टम्स है, कैसे मैनेजमेंट होगा, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे नहीं बात करेंगे। अगर पूछोगे फोटोथेरेपी, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक्सेट्रा, सो ये आज का क्लास नहीं है। तो आज का क्लास है ओनली IMNCI गाइडलाइन के हिसाब से हमें जॉन्डिस को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो जॉन्डिस का दूसरा जो मतलब बेसिकली मैनेजमेंट है वो हमने बताया हुआ है जॉन्डिस का स्पेशल क्लास में। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे रिगार्डिंग टोटल सीरम बिलीरुबिन का जो नॉर्मल रेंज है केस ऑफ न्यूबॉर्न। नॉर्मल रेंज या रेफरेंस रेंज बोल सकते हैं, वो है अराउंड 12 mg पर डेसीलीटर, मैक्सिमम अप टू 12 mg पर डेसीलीटर। तो याद रखना, न्यूबॉर्न वाला केस में मैक्सिमम अप टू 12 mg पर डेसीलीटर। बट एडल्ट वाला केस में अगर बात करें सो दिस विल बी विद इन 1 mg पर डेसीलीटर, याद रखना। सो 1 mg पर डेसीलीटर इज द कट ऑफ। इससे ऊपर गया तो हम बोलेंगे हाइपर बिलीरुबिनेमिया इन केस ऑफ एडल्ट। बट न्यूबॉर्न वाला केस में द टोटल सीरम बिलीरुबिन या TSB जिसे बोल रहे हैं, टोटल सीरम बिलीरुबिन शुड बी विद इन 12 mg पर डेसीलीटर। सो यहाँ पे हम जो बात करेंगे बेसिकली जो 0 to 2 मंथ्स, यहाँ पे जो जॉन्डिस का हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ बिटवीन द 0 to 2 मंथ्स चाइल्ड। 0 to 2 मंथ्स वाला बच्चों में ज़्यादातर जॉन्डिस होता है, 2 महीने के बाद आएगा तो वो अलग बात है। लेकिन 0 to 2 मंथ्स के अंदर जो मैनेजमेंट होगा जॉन्डिस का वो क्या होगा? तो यहाँ पे जो कट ऑफ आता है, क्योंकि ये न्यूबॉर्न कैटेगरी में आता है या फिर इन्फेंट्स, मतलब बेसिकली जो होता है ना जॉन्डिस विद इन 14 डेज होगा। ठीक है, आइदर 24 आवर पहले या फिर 24 आवर के बाद, लेकिन विद इन 14 डेज। ठीक है, अगर ये होता है तो हम ये क्राइटेरिया में मानेंगे कि ये न्यूबॉर्न वाला बच्चा है। ठीक है, तो न्यूबॉर्न वाला बच्चों में ज़्यादातर जो जॉन्डिस होता है उसका जो कट ऑफ हम मान के चल रहे हैं वो है 12 mg पर डेसीलीटर मैक्सिमम कट ऑफ। उसके बाद अगर 13 तक पहुंचा तो वहाँ पे क्या चाहिए? फोटोथेरेपी चाहिए। 25 के ऊपर चला तो हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन चाहिए। तो ये समझ लेते हैं पहले। तो जॉन्डिस का मतलब है एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। कहाँ से आया, क्या हुआ, वो जॉन्डिस वाला क्लास में है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, पहले हम लास्ट क्लास हमने बात किया था रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड इसका मैनेजमेंट। उसके बाद हम देख रहे हैं जॉन्डिस को। सो पहला वाला मैंने बोला था कि असेसमेंट टेक्निक में जो हम बोलते हैं असेसमेंट, सो असेसमेंट के दौरान हमें 4 चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या? पहले हमें क्वेश्चन पूछना है, जिसे बोल रहे हैं आस्क, एंड देन विल लुक, लिसन एंड फिल। सो दिस आर द टेक्निक्स और टूल्स फॉर असेसमेंट। नाउ पहले हमें क्या क्वेश्चन पूछना, किसको पूछना है? तो बच्चे के साथ क्या कौन होगा? माँ होगा या फिर फादर होगा। तो पेरेंट्स से हम पूछेंगे कि व्हेन डिड द जॉन्डिस अपीयर। ये क्यों मैटर करता है कि जॉन्डिस कब आया? क्योंकि अगर ये लेस देन 24 आवर में आया, ठीक है, पैदा हुआ बच्चा और ये 24 आवर के अंदर ही जॉन्डिस अपीयर हुआ, देन विल से दिस इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिकल। एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का जो टाइमलाइन है वो क्या है? इट शुड बी लेस देन 24 आवर। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 24 आवर, मतलब 24 घंटे के बाद, पैदा होने का 24 घंटे के बाद अगर जॉन्डिस आया तो फिर हम बोलेंगे दिस इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। सो डिपेंड्स कि कितना टाइम में जॉन्डिस दिखाई दिया, तो
उस हिसाब से हम कैटेगराइज कर पाएंगे। इसलिए पहला जो क्वेश्चन हमें मदर को पूछना है या पेरेंट्स को पूछना है कि जॉन्डिस कब अपीयर हुआ, कब आया, तो हमें वो पूछना है। उसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, स्किन को देखना है कि स्किन के ऊपर कोई जॉन्डिस में ज़्यादातर क्या होता है, येलोइश स्किन होता है, तो हमें देखना पड़ेगा। और लिसन फील का यहाँ पे ज़्यादातर कोई बात नहीं होता जॉन्डिस में, हमें ज़्यादातर क्या देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो क्या ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें देखना है लुक फॉर जॉन्डिस, कहाँ पर, येलो स्किन। ठीक है, स्किन येलो होगा, कहाँ पे होगा वो हम बात करेंगे। मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखते हैं, आई में देखते हैं, हाँ या ना। कहाँ पे देखेंगे, स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा देखेंगे। एंड और कहाँ पे देख सकते हैं, पूरा बॉडी देख सकते हैं, स्किन में देखेंगे। मोस्ट कॉमनली हमें अगर देखना है, जब हमें स्किन को मतलब असेसमेंट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं स्किन का, तो बेसिकली कौन सा क्या होना चाहिए, नेचुरल लाइट के अंदर, याद रखना, नेचुरल लाइट या फिर सनलाइट। सनलाइट बोल सकते हो। कभी भी हमें बल्ब, मतलब एक रूम के अंदर जो बल्ब जला, मतलब बल्ब लगा के कभी भी बच्चे का स्किन को हमें असेसमेंट नहीं करना चाहिए फॉर जॉन्डिस। नेचुरल लाइट में अच्छा दिखता है और नेचुरल लाइट में हमें एक्यूरेटली दिखेगा वो जॉन्डिस है या नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं लुक, मतलब दोबारा और क्या देखेंगे, विल लुक एट द पाम एंड सोल वेदर दैट येलो और नॉट। पाम एंड सोल क्यों मैटर करता है, ठीक है, पाम एंड सोल यहाँ पे क्यों मैटर करता है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो पहला वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या पूछना, जॉन्डिस के रिगार्डिंग मैंने जो बोला, असेसमेंट में क्या करना है बताओ। पहला वाला असेसमेंट में हमें क्वेश्चन पूछना है, क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, टाइमिंग, हाँ या ना, व्हेन जॉन्डिस अपीयर। am I audible, हाँ या ना बोलो। यस सर। ओके, सो यहाँ पे मैटर कर रहा है, टाइम क्यों मैटर कर रहा है बताओ, क्योंकि अगर बर्थ से विद इन 24 आवर, हाँ या ना बोलो, अगर 24 आवर के अंदर हुआ तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, जल्दी बोलो, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है ना, अगर 24 आवर के बाद हुआ तो बोलेंगे क्या, फिजियोलॉजिकल। इसलिए मदर को क्या पूछना चाहिए कि कब आया, जॉन्डिस कब हुआ। ठीक है ना, तो हमें ये या फिर येलो कब दिखना शुरू हुआ, तो हम पूछ सकते हैं। सो असेसमेंट में पहला वाला है, हर टाइम असेसमेंट में हमारा क्या टूल्स रहता है, एक है आस्क, क्वेश्चन पूछना, उसके बाद क्या, फील, लुक, ठीक है, एंड देन लिसन एंड फील। तो ये होता है टेक्निक्स हमें असेसमेंट करने का। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्या, लुक, हमें क्या देखना। ठीक है, लुक में क्या देखेंगे बताओ, क्या देखना है बताओ, स्किन देखना है, स्किन क्या येलो दिख रहा है या नहीं। और दूसरा क्या देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2 विल लुक एट पाम एंड सोल। ठीक है, ये क्यों मैटर करता है पाम एंड सोल, लेट मी एक्सप्लेन यू। पाम एंड सोल क्यों मैटर करता है, ये कहाँ से क्वेश्चन आया, और ये जो एक्सप्लेनेशन है दिस इज बेस्ड ऑन द क्रेमर्स रूल। इसे क्या बोल रहे हैं, क्रेमर्स रूल बोला जाता है, क्रेमर्स रूल। ठीक है, पाम एंड सोल अगर अफेक्ट हुआ, पाम एंड सोल अगर येलोइश दिख रहा है, इसका मतलब हमें बच्चे को ये कैटेगराइज करना कि दिस इज अ सीवियर फॉर्म और एक्सेस अमाउंट का बिलिरुबिन अकुमुलेट हुआ है। पाम एंड सोल पूरा लास्ट में आता है जो कि बेसिकली येलो होता है। तो पहले शुरुआत अगर बात करें तो शुरुआत होता है फेस एंड नेक से। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये बोलेंगे पहला वाला जोन है सो बोलेंगे फेस एंड नेक। ठीक है, फेस एंड नेक। नेक्स्ट वाला जो जोन है वो है हमारा, यहाँ पे अम्बिलिकस मार लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन। ठीक है, अपर एब्डोमेन, चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन, दिस इज द सेकेंड वन। ठीक है, द सेकेंड इज योर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन, द सेकेंड जोन याद रखो क्या क्या जोन्स हैं, उस हिसाब से फिर हम आगे बात करेंगे। नाउ दिस इज लोअर एब्डोमेन एंड थाई, दिस मच एरिया, यहाँ तक ये वाला जो एरिया है दिस इज जोन 3, ये 3 मान लेते हैं। एंड थर्ड जोन का मतलब है यह है लोअर एब्डोमेन, ये वाला जोन 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं जोन 2 लिख देता हूँ, ये वाला जोन 2 यहाँ तक, और ये वाला हो गया जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। यहाँ पे दिस इज लोअर एब्डोमेन
लोअर एब्डोमेन एंड थाई, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो है इधर नहीं होना चाहिए क्योंकि आर्म को कवर कर रहे हैं, तो दिस शुड बी चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन, दिस मच एरिया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज द फोर्थ जोन जो कि हमारा लेग होगा, दिस इज लेग, दिस इज फोर्थ जोन एंड देन आर्म, ठीक है। इतना वाला एरिया ये 4 है और ये वाला एरिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो 4, सो लेग एंड आर्म, नंबर 4 लेग एंड 4 आर्म लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 आर्म, ये बोलेंगे जोन 5 एंड देन आता है जोन 4 एंड देन दिस इज दिस पाम एंड सोल, दिस इज जोन 5, ठीक है। 5 में क्या आ रहा, पाम एंड सोल, ठीक है। सो दिस आर 5 डिफरेंट जोन्स एज पर द क्रेमर्स रूल। फेस एंड नेक का अगर बात करें, अगर फेस एंड नेक येलो दिख रहा तो बोलेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली बच्चे का जो बिलीरुबिन लेवल है, टोटल सीरम बिलीरुबिन लेवल, सो दिस विल बी अराउंड 5 to 7 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। हम देख के बता सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट बिलीरुबिन लेवल को हम बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिलीरुबिन चेक करने के लिए तो टाइम चाहिए, बट अगर हमें ये मिला कि जो येलो है बस फेस एंड नेक है, बाकी कोई एरिया येलो नहीं है, सो देन वी कैन अप्रॉक्सीमेटली टेल कि 5 से 7 mg पर डेसीलीटर होगा ये बिलीरुबिन का लेवल, दिस इज एज पर द क्रेमर्स रूल। देन अगर चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन तक, फेस नेक एंड चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन तक यहाँ पे येलोइश दिख रहा, इसका मतलब है द बिलीरुबिन लेवल विल बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7 to 9 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। अगर लोअर एब्डोमेन एंड थाई तक है देन विल से द बिलीरुबिन लेवल विल बी अराउंड 9 to 11 mg पर डेसीलीटर। अगर लेग एंड 4 आर्म तक येलोइश दिख रहा, इसका मतलब है 11 to 13 mg पर डेसीलीटर। आसान है ना, 5 से 7, 2 बढ़ा के चलो, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 एंड देन पाम एंड सोल इज द लास्ट वन, जहाँ पर हमें बिलीरुबिन लेवल विल बी अराउंड लाइक 13 से 15 तक मिलेगा mg पर डेसीलीटर और मे बी मोर देन दैट। सो जहाँ पाम एंड सोल अफेक्ट हो जाता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे 13 से तो ऊपर ही होगा, और हमें पता है कट ऑफ कितना जाता है। न्यूबॉर्न वाला केस में मैंने क्या बोला था, कट ऑफ क्या है, मैक्सिमम रेंज शुड बी, जल्दी बताओ। न्यूबॉर्न वाला केस में जल्दी बताओ, टोटल सीरम बिलीरुबिन का जो कट ऑफ वैल्यू मैंने कितना बताया था, 12 बताया था, 12 mg पर डेसीलीटर, हाँ दैट शुड बी लेस देन 12 mg पर डेसीलीटर। अगर यहाँ पे पाम एंड सोल अफेक्ट हो जाता है तो कितना मिला बताओ, अप्रॉक्सीमेटली हम बता सकते हैं रफली 13 to 15 mg पर डेसीलीटर, इसीलिए हम बता पाएंगे ना वो जॉन्डिस है करके बच्चे को, हाँ या ना, या फिर 15 से ज़्यादा होगा। पाम एंड सोल अफेक्ट हुआ मतलब मोर देन 13, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ज़्यादातर जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो फिर हमें पाम एंड सोल को भी देखना चाहिए वेदर देयर येलो और नॉट, समझ रहे हो बात, हाँ या ना बोल दो। यस सर। तो जॉन्डिस के लिए क्या क्या हमने पूछा, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, पहला वाला क्वेश्चन व्हेन, हमारा पहला वाला असेसमेंट में हमने क्वेश्चन पूछ लिया टाइमिंग कब हुआ है, ठीक है। नंबर 2 हमने देखा, क्या देखा, स्किन को देखा, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 पाम एंड सोल, समझ में आया, हाँ या ना बोलो। पाम एंड सोल अगर येलो दिख रहा है इसका मतलब जो बिलीरुबिन होगा वो अराउंड कितना होगा, 13 to 15 mg पर डेसीलीटर, जो कि एक सीवियर कंडीशन है। हो सकता है बच्चे को क्या चाहिए, फोटोथेरेपी चाहिए डेफिनेटली चाहिए। सो नाउ अभी जॉन्डिस को क्लासिफाई करना है, ठीक है। जॉन्डिस को क्लासिफाई करना है कि वो जॉन्डिस है या मॉडरेटली है या फिर सीवियर फॉर्म का जॉन्डिस है। तो क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास 3 कलर कोडिंग्स हैं। अगर जॉन्डिस नहीं तो ग्रीन जोन में डाल देंगे, थोड़ा सा है मॉडरेटली है तो फिर डाल देंगे येलो वाला जोन में, अगर सीवियर फॉर्म में है तो फिर हम बताएंगे पिंक वाला जोन, जहाँ पर रेफरल चाहिए इमीडिएटली। अगर एनी जॉन्डिस इन एन इन्फेंट एज्ड लेस देन 24 आवर,
कब हम बच्चे को ना पिंक जोन में डालेंगे? पिंक जोन में डालने के लिए हमारे पास दो तरीका है। क्या हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था टाइमिंग का, हाँ या ना बोला? यहाँ पे मदर ने बोल दिया कि नहीं मेरा बच्चे को ना एक मतलब हो गया है 4 घंटा या 5 घंटा पैदा होने का, अभी येलो दिख रहा, मतलब विद इन 24 आवर हुआ। सो अगर लेस देन 24 आवर यहाँ पे हमें मिल गया, इसका मतलब जॉन्डिस एक क्या है? पैथोलॉजिकल टाइप है, हाँ या ना बोलो? पैथोलॉजिकल टाइप, और ये इन्वेस्टिगेशन हमें करना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। इसलिए हमारे पास वो नहीं हो पाएगा, वी हैव टू रेफर एनीवे। सेकंड हमने देखा था कि एक तो स्किन देखा था, दूसरा पाम एंड सोल। अगर पाम एंड सोल येलो मिल गया, इसका मतलब द बिलीरुबिन लेवल विल बी डेफिनेटली मोर देन 13 और 13 to 15, राइट? तो इसलिए हमें ये समझ लेना है कि ये सीवियर वाला कंडीशन है, जहाँ पर हमें मदर को पूछ के ये पता चला कि पैथोलॉजिकल टाइप है या फिर जॉन्डिस जो है या बिलीरुबिन लेवल है जो कि मोर देन 13 या 15 है, देन यू हैव टू एनीवे रेफर द बेबी। सो एनी जॉन्डिस इन एन इन्फेंट एज्ड लेस देन 24 आवर ये हो सकता है, या फिर अगर पाम एंड सोल येलो दिख रहा तो इमीडिएटली हमें रेफर करना पड़ेगा। दिस इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ जॉन्डिस। समझ में आया? Yes, sir. चलो, सो फॉर दैट योर मैनेजमेंट शुड बी ट्रीट टू प्रिवेंट लो ब्लड शुगर। पहला वाला बात है, लो ब्लड शुगर होने का पॉसिबिलिटी है, हाइपोग्लाइसेमिया होने का पॉसिबिलिटी है। लास्ट क्लास मैंने बताया था हाइपोग्लाइसेमिया के लिए क्या, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर पा रहा तो पहला वाला बात है क्या करो? ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। लास्ट क्लास बताया था मैंने। सेकंड, अगर बच्चा सक नहीं कर पा रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क देना पड़ेगा, या फिर एनिमल मिल्क, या फिर शुगर वाटर। याद है या नहीं? बताओ, याद है या नहीं? बताओ। Yes, sir. सो ये बच्चे को आइदर एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, या फिर एनिमल मिल्क, या फिर एनिमल मिल्क के साथ थोड़ा सा क्या करेंगे? शुगर ऐड करेंगे, राइट? एंड देन शुगर वाटर। ये सारे दे सकते हैं। डोज कितना होगा? 10 ml पर kg, ठीक है। जब हम शुगर वाटर को बना रहे थे, शुगर वाटर बनाने के लिए मैंने क्या बोला था? लो 4 टीस्पून लो क्या? शुगर, and add into 200 ml of water, ठीक है। और वो चाहे शुगर वाटर हो, एनिमल मिल्क हो, या एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क हो, तो वो हम सारे देंगे कितना? 10 ml पर kg। इसका मतलब है मान के चलो अगर 4 kg का बच्चा है तो हम देंगे क्या? 40 ml, ठीक है। 40 ml का इधर तुम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हो, या फिर एनिमल मिल्क दे सकते हो, या फिर शुगर वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमने शुगर वाटर बनाने के लिए 4 टीस्पून लिया शुगर, और साथ में जो ऐड कर दिया कितना? 200 ml ऑफ वाटर। 4 टीस्पून मतलब क्या? इज इक्वलेंट टू 20 ग्राम ऑफ शुगर, राइट? क्योंकि टीस्पून, एक टीस्पून मतलब क्या? 1 टीस्पून इक्वल टू 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम। तो 4 टीस्पून मतलब क्या? 20 ग्राम, 20 gram. ठीक है ना। सो 20 ग्राम इन 200 ml ऑफ वाटर, यहाँ पे ये बोल सकते हैं 20 ग्राम पर 200 ml वाटर, हाँ या ना? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो 100 ml में कितना होगा? 10 ग्राम। 10 ग्राम पर 100 ml, तो परसेंटेज क्या है? 10%, हाँ या ना? बोलो। सो 10% शुगर हम दे रहे हैं, हाँ या ना? जो D10 बोल रहे हैं, डेक्सट्रोज 10%, वही सेम 10% शुगर को हम दे रहे हैं, शुगर सोल्यूशन को हम दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं। एंड द डोज शुड बी अराउंड 10 ml पर, जल्दी बताओ, 10 ml पर kg। इधर तुम ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हो, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, या फिर एनिमल मिल्क, या फिर शुगर वाटर। अगर यहाँ पे बच्चा swallow नहीं कर पा रहा, देन थर्ड ऑप्शन इज NG ट्यूब, हाँ या ना? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? NG ट्यूब डाल दो, NG ट्यूब डाल दो, या फिर यहाँ पे वही एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हो, या फिर वही एनिमल मिल्क, या फिर शुगर वाटर, जो भी तुम्हें देना है दे सकते हो। एंड डोज अगेन विल बी 10 ml पर kg बॉडी वेट, जो भी तुम प्रिपेयर करो दे सकते हो। सो दिस इज रिगार्डिंग टू प्रिवेंट लो ब्लड शुगर, पहला वाला पॉइंट, ठीक है। टू प्रिवेंट लो ब्लड शुगर, तो पहला वाला बात है ट्रीट टू प्रिवेंट लो ब्लड शुगर। हमने क्या करा? ये सारे ट्रीटमेंट जो मैंने लास्ट क्लास बोला था वो सारे कर दिए।
नाउ रेफर अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल। हमारा पहला काम है इस बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल को रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें फोटोथेरेपी चाहिए बच्चे को। एडवाइज द मदर हाउ टू कीप द बेबी वार्म ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। हमें पता है, मैंने लास्ट क्लास बताया था रिगार्डिंग हाउ टू कीप द बेबी वार्म। तो पहला वाला पॉइंट क्या था? बैकग्राउंड में नॉइज है तो प्लीज म्यूट रखना, अदरवाइज मुझे फिर म्यूट करना पड़ेगा तुम्हें। सो पहला वाला बात है यहाँ पे, एडवाइज द मदर हाउ टू कीप द बेबी वार्म। बेबी को वार्म रखने के लिए क्या करना था? पहला वाला बात है, वार्म के लिए क्या करना है? लास्ट क्लास बोला था मैंने, एक है केएमसी कंगारू मदर केयर, दूसरा रैप कर सकते हैं बच्चे को, ठीक है ना। 3 to 4 लेयर्स ऑफ क्लॉथेस, ठीक है ना। 3 से 4 लेयर्स का क्लॉथ लगा के फिर बच्चे को रैप कर सकते हैं, एंड इसमें कैप लगा सकते हैं, एंड देन नापी पहना सकते हैं बच्चे को, सॉक्स लगा सकते हैं, एंड देन ग्लोव्स लगा सकते हैं, वो सारे। केएमसी का लास्ट क्लास मैंने बोला था देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी। क्या था वो? एक है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नंबर 2 स्किन टू स्किन कंटैक्ट। 3 components of KMC, skin to skin contact, and then the third point was, जल्दी बताओ। early discharge and वेरी follow-up. गुड, अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, ठीक है। सो दिस आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग KMC टू कीप द बेबी वार्म, ठीक है। बट KMC शुड बी फॉर व्हाट? फॉर LBW बेबीज, याद रखना, ठीक है। KMC शुड बी फॉर LBW बेबीज, दोज हु आर लेस देन 2.5 kg weight. Now, another one, advise the mother to keep the baby warm on the way to the hospital. जहाँ पर KMC पॉसिबल नहीं है, मदर नहीं दे सकती, तो फादर दे सकता है, कोई भी फैमिली मेम्बर दे सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं, देन यू रैप द बेबी विद द 3 to 4 layers ऑफ क्लॉथ, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट आते हैं अगर जॉन्डिस का यहाँ पे लेस देन 24 आवर हो गया तो सीवियर कैटेगरी में डाल देंगे। अगर पामन सोल येलो दिख रहा तो सीवियर कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अगर जॉन्डिस आता है आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे के बाद आता है, जॉन्डिस आ गया, तो क्या बोल देंगे? नाउ दिस इज फिजियोलॉजिकल, ठीक है। यहाँ पे कोई ओरी होने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। पामन सोल्स आर नॉट येलो, इसका मतलब द बिलीरुबिन लेवल विल बी लेस देन 13, हाँ या ना बोलो, 13 mg/dL। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कोई खतरा है नहीं, ठीक है। तो जॉन्डिस क्योंकि हमें बताया ना मैक्सिमम कितना हो सकता है, कट ऑफ 12 mg/dL है, वहाँ तक तो नॉर्मल मान रहे हैं। तो अगर लेस देन 13 है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। येलोइश दिख रहा ना, वो अलग बात है, येलोइश दिख रहा है पर बॉडी दिख रहा है, नॉट पाम एंड सोल। इसका मतलब ये जो दिख रहा है वो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द अडप्टेशन, हो सकता है कि आफ्टर बर्थ जो आरबीसी है ना, वो अडप्ट करने के टाइम कुछ आरबीसी का नॉर्मली ऐसे क्या होता है, डैमेज होता है, और वो उसके वजह से बिलीरुबिन क्या होता है हमारा बॉडी में फिजियोलॉजिकली ज़्यादा हो जाता है। तो वो उतना ज़्यादा खतरा है नहीं, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा विद इन 2 वीक्स। अगर वो 2 हफ्ते के बाद वो परसिस्ट किया देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो जॉन्डिस आया, यहाँ पे नॉर्मली हम बोलेंगे दिस इज ए टाइप ऑफ जॉन्डिस बट नॉट सीवियर। एडवाइज द मदर टू गिव होम केयर फॉर यंग इन्फेंट्स। लास्ट क्लास मैंने बोला था होम केयर कैसे देना है, कैसे मेडिकेशंस देना है, कैसे केयर करना, बहुत सारी चीज़ें। एडवाइज द मदर टू रिटर्न इमीडिएटली इफ द इन्फेंट्स पाम एंड सोल्स अपीयर येलो। हम घर भेज दिए मदर को, ठीक है ना। तो अभी ये बच्चे को ना कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हम घर में भेज देंगे बच्चे को कि तुम एक्सप्लिसिट मदर को काउंसलिंग करके कि तुम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, ठीक है। जब भी तुम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो ये सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है। कैसे बच्चे को वार्म रखना है वो हमने बोल दिया। साथ में हमें ये बोल देना है मदर को, अगर पाम एंड सोल कभी भी येलो दिखा तो फिर हॉस्पिटल में आ जाना, ठीक है। तो ये पॉइंट है सेकंड वाला पॉइंट। नेक्स्ट है इफ़ द इन्फेंट इज ओल्डर देन 2 वीक्स रेफर टू द हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट। अगर 2 हफ्ते के बाद हो गया फिर भी येलो है, देन यू रेफर द बेबी टू द हॉस्पिटल, ठीक है। देन फॉलो अप आफ्टर 2 days। जॉन्डिस के लिए, निमोनिया के लिए, वो सारे हमें 2 दिन के बाद ही मतलब बेसिकली क्या करते हैं, फॉलोअप के लिए बुलाते हैं मदर को, ठीक है। 2 दिन के बाद आओ, हमने घर भेज दिया था, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, बस बोल दिया कि तुम घर में जाओ ब्रेस्ट फीडिंग कराओ और बच्चे को वार्म रखो, जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो वो हाइजीन मेंटेन करो, वो सारी चीज़ें बोल दिया।
साथ में ये बोल दिया कि पामानसोल अगर येलो दिखा तो फिर आ जाना, और ये बोल दिए कि अगर पामानसोल येलो ना भी दिखा तो फिर भी 2 दिन के बाद आना फॉलोअप के लिए, हम जांच करेंगे बच्चे का क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर बिल्कुल भी पामानसोल बॉडी कुछ भी येलो नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है जॉन्डिस है नहीं। ठीक है, जॉन्डिस नहीं है, नो जॉन्डिस, एंड देन एडवाइस कि घर में जाके बच्चे को नॉर्मली जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है वो वैसे कराओ, एंड देन हाइजीन मेंटेन करो, वार्म रखो बच्चे को, वो सारी चीज़ें। ठीक है, कॉर्ड केयर कैसे करना, अम्बिलिकल कॉर्ड का केयर कैसे करना, वो सारी चीज़ें लास्ट क्लास बोला था, वो सारी चीज़ें कराना है। इतना समझ गए? है ना, बोल दो। यहाँ पर कोई डाउट है बोल दो, एज पर IMNCI गाइडलाइन बोल दो क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे। एक है नो जॉन्डिस वाला, दूसरा जॉन्डिस, एंड तीसरा सीवियर जॉन्डिस। समझ में आया? हाँ या ना बोल दो। बता दो जॉन्डिस का क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला वाला क्राइटेरिया बताओ, नो जॉन्डिस। ठीक है, नो जॉन्डिस कब बोलेंगे नो जॉन्डिस? अगर कोई भी स्किन हो गया या फिर पामानसोल, ये सारे बिल्कुल भी क्या नहीं है, नो येलोइस, बस येलोइस नहीं है तो क्या देंगे, बस होम केयर। समझ गए? हाँ या ना बोलो। नंबर 2 मैंने बोला अगर जॉन्डिस है, ठीक है, तो जॉन्डिस कब बोलेंगे कि जॉन्डिस है करके बताओ। पामानसोल फीट येलो स्कल। नहीं, वो तो सीवियर जॉन्डिस हुआ ना। पामानसोल अगर येलोइस दिख गया तो इसका मतलब है सीवियर फॉर्म है। तो जॉन्डिस कब बोलेंगे, बस जॉन्डिस कब बोलेंगे, नॉट सीवियर जॉन्डिस। पामानसोल स्किन येलो है, स्किन इज येलो, ठीक है, बट पामानसोल नॉट येलो, येलो नहीं है। ठीक है, तो ये बोल देंगे जॉन्डिस है, नंबर 1। नंबर 2 अगर टाइमिंग के हिसाब से बोलें, जॉन्डिस कब आया, आफ्टर, जल्दी बताओ, 24 आवर, तब बोल देंगे जॉन्डिस है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर 1 होम केयर, ठीक है, मदर को होम केयर के लिए बोल देंगे। नंबर 2 काउंसलिंग। काउंसिल क्या करेंगे कि आ जाना, अगर पामानसोल क्या दिखा, येलो दिखा, अगर पामानसोल येलो दिखा इमीडिएटली कहाँ पर आ जाओ, हॉस्पिटल में आ जाओ। ठीक है, नंबर 3 अगर बच्चा क्या हो गया, मोर देन 2 वीकर है और येलो दिख रहा, इसका मतलब आ जाओ कहाँ पे, हमें हॉस्पिटल को रेफर कर देना है। नंबर 4 और क्या है, फॉलोअप। फॉलोअप कितने दिन के बाद, 2 डेज के बाद। ठीक है, तो ये हो गया बात। नंबर 3 मैंने बोला था द सीवियर फॉर्म ऑफ जॉन्डिस। सीवियर जॉन्डिस कब बोलेंगे, सीवियर जॉन्डिस कब बोलेंगे, क्राइटेरिया नंबर 1 जल्दी बताओ। पामानसोल क्या दिखना चाहिए, येलो दिखना चाहिए। नंबर 2 सेकंड क्राइटेरिया क्या है बताओ, जॉन्डिस अपीयर्ड, जल्दी बताओ, अपीयर्ड 24 आवर्स, विद इन 24 आवर। ठीक है ना, 24 आवर के अंदर अगर आ गया तो फिर बोल देंगे दिस इज सीवियर फॉर्म ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट चाहिए बताओ। नंबर 1 ट्रीटमेंट जल्दी बताओ, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2 जल्दी बता दो, हाइपोग्लाइसेमिया क्या मैनेजमेंट। नंबर 2 एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एंड देन वार्म रखने के लिए, वार्म ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। हाँ या ना बोलो, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, क्योंकि हमें रेफर करना है बच्चे को, अभी रेफर करो और काउंसलिंग कराओ कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम बच्चे को आइदर KMC दो या फिर रैप करके रखो। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज फॉर सीवियर फॉर्म ऑफ जॉन्डिस। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द बेबी who are between 2 to 5 months old. I mean 2 months to 5 years old, sorry 2 months to 5 years old. तो मैंने बोला था IMNCI पैकेज का 2 पैकेज है। द पैकेज ऑफ IMNCI आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज,
एक है 0 to 2 months वाला एक पैकेज है, दूसरा 2 months to 5 years बच्चों में एक टाइप का मैनेजमेंट है। जो हमने रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट पढ़ा था रिगार्डिंग 0 to 2 months बेबी, नाउ विल टॉक अबाउट वही रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट के अंदर 2 महीने से 5 साल के बच्चों में अगर निमोनिया हुआ या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हुआ देन कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये हम को रिलेट कर सकते हैं लास्ट क्लास जो पढ़े थे, आज जो पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एज पर IMNCI गाइडलाइन व्हाट आर द डेंजर साइंस। डेंजर साइंस, डेंजर साइंस मतलब इमीडिएटली बच्चों को रेफर करना है टू द हायर सेंटर। ठीक है, एंड विल इमीडिएटली रेफर द बेबी एंड दे विल बी कैटेगराइज्ड इन द पिंक जोन। पहला वाला क्वेश्चन पूछना डेंजर साइन के लिए, क्या क्वेश्चन पूछना, इज द चाइल्ड नॉट एबल टू ड्रिंक और फीड। क्या बच्चा पानी या फिर कुछ खाना नहीं खा पाता है। डज द चाइल्ड वोमिट्स एवरीथिंग, बच्चा जो खा रहा है वो सारा वोमिटिंग कर देता है क्या। हैज़ द चाइल्ड हार्ड कन्वल्शंस, बच्चे को कोई दौरा पड़ रहा है क्या, कन्वल्शंस होता है क्या। देन लुक, द नेक्स्ट टूल फॉर असेसमेंट इज लुक, देखना है, क्या देखना बच्चे का। एक है क्या बच्चा लेथर्जिक है क्या, अनकॉन्शियस है क्या। इज द चाइल्ड कन्वल्सिंग नाउ, क्या बच्चे को अभी कन्वल्शन हो रहा है क्या, तो वो हम देखेंगे। तो 2 चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, आस्क और लुक। आस्क में पूछे हम लोग क्या इज द चाइल्ड नॉट एबल टू ड्रिंक और फीड, नॉट एबल टू ड्रिंक और फीड अगर ये हुआ, अगर बच्चा खा नहीं पा रहा और कुछ पी नहीं रहा तो ये एक डेंजर साइन है। ठीक है, दूसरा डेंजर साइन इज अगर पूरा सारा चीज़ें वो वॉमिटिंग कर रहा है, उल्टी कर देता है, जो भी खा रहा है वो पूरा सारा चीज़ें उल्टी कर देता है। अगर बच्चा अनकॉन्शियस है और लेथर्जी है तो बोलेंगे सीवियर फॉर्म का डिजीज है। दिस इज अनदर डेंजर साइन। नेक्स्ट डेंजर साइन इज कन्वल्शन। ठीक है, क्या क्या, एक है बच्चा अगर कुछ खा नहीं रहा पी नहीं रहा तो एक डेंजर साइन है। दूसरा जो खा रहा है वो सारा चीज़ें वॉमिटिंग कर देता है, ये हो गया दूसरा डेंजर साइन। तो तीसरा डेंजर साइन अगर बच्चा अनकॉन्शियस है या लेथर्जिक है। चौथा डेंजर साइन अगर बच्चे का कन्वल्शन हो रहा। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे दिस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज और बच्चे को इमीडिएटली रेफरल चाहिए। ठीक है, अगर अभी कन्वल्शन हो रहा तो लास्ट क्लास मैंने बोला था बच्चे को क्या चाहिए, डायज़ेपाम। ठीक है ना, अगर 2 हफ्ते से पहले वाला बच्चा होगा मतलब लेस देन 2 वीक्स वाला बच्चा है तो फिनोबार्बिटन देते थे, यहाँ पे डायज़ेपाम दिया जाएगा। बच्चे को हम क्या देंगे, डायज़ेपाम देंगे। याद रखना डायज़ेपाम का जो डोज मैंने बोला था, जो कि बेसिकली बच्चा जो 0 to 2 months वाला बच्चे का जो डोज होता है वो यहाँ पे भी वही सेम डोज रहेगा। ठीक है, तो क्या देंगे 0.5 mg/kg डायज़ेपाम रेक्टम में दिया जाएगा। मैंने बोला था डायज़ेपाम को IV दिया जा सकता है, रेक्टम में दिया जा सकता है। IV अगर देते हैं तो 0.25 mg, याद रखना 0.25 mg/kg बॉडी वेट। ठीक है ना, 0.25 mg/kg IV दिया जाता है। अगर रेक्टम में दिया जाता है रेक्टली देन यू हैव टू एडमिनिस्टर द डबल डोज, मतलब थोड़ा इसका डबल करके डोज दिया जाएगा। डबल मतलब कितना होगा, 0.5 mg दिया जाएगा पर kg। वही सेम चीज़ यहाँ पे रेक्टम में दिया जाता है डायज़ेपाम वाला। डायज़ेपाम अगर देते हैं तो मोस्ट कॉमनली वी आर गिविंग इन द रेक्टम। ठीक है, तो रेक्टम में देने के लिए कैसे देंगे तो आज वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला डायज़ेपाम का जो डोज है, डायज़ेपाम का 0 to 2 months वाला बच्चों में हमें ये मतलब पता था कि 0.25 mg IV देते थे या फिर 0.5 mg/kg हम रेक्टली देते थे। अभी 2 to 5 months वाला बच्चों में, 2 months to 5 years वाला बच्चों में हम देते हैं कितना, 0.5 mg/kg। ठीक है, कैसे देंगे, रेक्टली देंगे। समझ गए क्या, रेक्टली देंगे। तो रेक्टम में देने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर 1 आइदर हमें चाहिए ट्यूबरकुलिन सिरिंज। ठीक है, नंबर 2 और क्या चाहिए हमें, अगर ट्यूबरकुलिन सिरिंज है नहीं, अदरवाइज वी कैन एडमिनिस्टर थ्रू द कैथेटर। ठीक है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, यहां से नीडल हटा दो, रिमूव द नीडल। नीडल को हटा दो, लाइक इंसुलिन सिरिंज है,
और वहाँ से नीडल हटा दो। नीडल हटाने के बाद डायज़ेपाम को क्या करो, पुल करो, डायज़ेपाम को लोड करो और रेक्टली एडमिनिस्टर करो। ठीक है, तो कितना देना है, 0.5 mg पर kg। इसका मतलब मान के चलो अगर कोई 5 kg वाला बच्चा है, 5 kg वाला बच्चा है तो देंगे कितना, 0.5 इंटू 5, तो कितना होगा, अराउंड 2.5 मिलीग्राम। 2.5 mg हमें देना पड़ेगा बच्चे को। समझ गए, हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ, 2.5 mg मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 0.5 ml। ठीक है, 0.5 ml होगा, तो 0.5 ml इक्विवेलेंट टू 2.5 mg। ठीक है, क्योंकि 10 mg आता है, 10 mg पर 2 ml, तो हम ये बोल पाएंगे 5 mg आता है पर ml, एंड देन 2.5 mg मतलब कितना, 0.5 ml। ठीक है, तो ये याद रखो, 10 mg आता है पर 2 ml, तो हम देंगे कितना, 2.5 mg मतलब 0.5 ml डायज़ेपाम दिया जाएगा। समझ गए बात, हाँ या ना बोलो। इधर हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज को देंगे बाय रिमूविंग, मतलब निडल को रिमूव कर दो और दो ट्यूबरकुलिन के साथ, ट्यूबरकुलिन सिरिंज के अंदर दो, कैथेटर से भी दे सकते हैं। समझ गए, हाँ या ना बोलो। नेक्स्ट इज नंबर 1। अगर मान के चलो बच्चे को क्या है, कन्वल्शन हो रहा है। अगर अभी कन्वल्शन हो रहा है तो व्हाट विल बी द बेस्ट पोजीशन, पोजीशन क्या होना चाहिए बच्चे का, साइड लैटरल। वेरी गुड, दैट शुड बी द पोजीशन, शुड बी साइड लाइंग पोजीशन, साइड लाइंग पोजीशन होना चाहिए। सो वाई, ऐसे ऐसे क्यों, क्योंकि देयर विल बी, अगर सुपाइन पोजीशन में रखा तो जो सलाइवा आएगा बाहर वो सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा, एस्पिरेशन होने का खतरा है। साइड लाइन से क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। समझ में आया, समझ में आया। यस सर। चलो, यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई बच्चा है, डेंजर साइन है क्या, कन्वल्शन हो रहा, तुम्हारे पास आया बच्चा, कन्वल्शन हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना, पहला वाला काम है पोजीशनिंग। ठीक है, पोजीशन क्या देना है, साइड लाइन, साइड लाइन पोजीशन दे दो। नंबर 2 क्या, एडमिनिस्टर, जल्दी बताओ, डायज़ेपाम। समझ गए, डायज़ेपाम देंगे, कितना देंगे, 0.5 mg पर kg रेक्टली। ठीक है, नंबर 3 क्या दिया जाएगा, नंबर 3 मैनेजमेंट ऑफ लो ब्लड शुगर, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। पता है हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। नंबर 4 इंपॉर्टेंट इज, अगर कन्वल्शन हो रहा तो मे बी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड देन यू रेफर द बेबी। एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने का टाइम, कुछ टाइम तो रखोगे। अभी मैंने बोला था कि लास्ट क्लास भी बोला था मैंने, डायज़ेपाम अभी दिया, अभी बच्चे का क्या होना चाहिए, कन्वल्शन रुकना चाहिए। स्टिल आफ्टर फर्स्ट डोज तुम वेट करोगे 10 मिनट्स तक। अगर 10 मिनट के बाद भी दोबारा क्या हुआ, कन्वल्शन आया, देन यू गिव द सेकेंड डोज। ठीक है, 10 मिनट्स के बाद अगर सेकेंड दौरा आया, देन यू गिव द सेकेंड डोज ऑफ डायज़ेपाम। वही सेम डोज 0.5 mg पर kg रेक्टली दिया जाएगा। समझ गए बात, समझ गए बात। यस सर। चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो हो गया डेंजर साइन का मतलब मैनेजमेंट। डेंजर साइन के अंदर क्या क्या आ रहा है बताओ, डेंजर साइन के अंदर क्या क्या आ रहा है, नॉट एबल टू फीड और ड्रिंक, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 जल्दी बताओ, अगर सारा वॉमिटिंग कर देता है बच्चा, ठीक है, वॉमिटिंग ऑल। नंबर 3 क्या, अगर कन्वल्शन हो रहा है, कन्वल्शन हो रहा। नंबर 4 अगर अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है या फिर लेथर्जी है। सो दिस आर कॉल्ड डेंजर साइंस ऑफ द बेबी। और ये सारे केसेस में हमें इमिडिएटली बच्चे को पिंक कैटेगरी में डाल के रेफर कर देना है। इतना समझ गए क्या?
ठीक है, पिंक कैटेगरी में डाल के हमें रेफ़र कर देना है। अगर कन्वल्सन हो रहा तो कन्वल्सन का मैनेजमेंट होगा, डायज़ेपाम दे के रेफ़र कर देंगे। ठीक है, अगर वोमिटिंग कर रहा है तो वोमिटिंग का मैनेजमेंट करके रेफ़र करेंगे, जो कि बेसिकली हमें प्रिवेंट लो ब्लड शुगर का होगा। वोमिटिंग के लिए ऑन्डेंसेट्रॉन दिया जा सकता है। अगर नॉट एबल टू फीड एंड ड्रिंक, तो ये बच्चे को क्या चाहिए, आइदर मतलब फीड अगर नहीं कर पा रहा तो फिर एनजी ट्यूब लगेगा। ठीक है, एनजी ट्यूब लगेगा, या फिर इंट्रावेनसली हमें, जो कि डिहाइड्रेशन वाला मैनेजमेंट, जो कि पहला वाला मैंने क्लास में मैंने भेजा था, IMNCI का पहला वाला क्लास में, इंट्रो क्लास में। कल वाला क्लास नहीं, पहले और भी एक क्लास मैंने भेजा था ग्रुप में, वो वाला क्लास में है मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो वहाँ पे IV यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, कन्वल्सन के लिए एंटी कन्वल्सेंट लाइक डायज़ेपाम दिया जाएगा। देन वोमिटिंग के लिए एंटी एमेटिक्स दिया जा सकता है लाइक ऑन्डेंसेट्रॉन। एंड देन अगर फीडिंग और ड्रिंक नहीं कर पा रहा है बच्चा, देन वी कैन एडमिनिस्टर IV या फिर एनजी ट्यूब दे के करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे केसेस में क्या किया जाएगा, बच्चे को पिंक कैटेगरी में क्लासीफाई करके रेफ़र किया जाएगा। ठीक है, अगर हाइपोग्लाइसेमिया है या फिर बच्चे को कन्वल्शन है, देन यू नीड टू मैनेज लो ब्लड शुगर एज वेल एज द बेबी शुड बी केप्ट वार्म। बच्चे को हमें वार्म रखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं द मैनेजमेंट ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और निमोनिया का मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है, 2 महीने से 5 साल का बच्चा है और इसका मैनेजमेंट एज पर द IMNCI गाइडलाइन। 2 months to 5 years वाला बच्चे का मैनेजमेंट एज पर IMNCI गाइडलाइन। तो पहला वाला असेसमेंट हमें करना है यहाँ पे। तो असेसमेंट में हमें क्या चाहिए, फिर आस्क एंड देन लुक एंड लिसन। तो पहले समझते हैं मैनेजमेंट में क्या है। आस्क करना क्या, हाउ लॉन्ग, कब से निमोनिया है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है, या कब से प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है या फिर कफ हो रहा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन ये है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Am I audible now? क्या मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है सबको? क्या वॉइस ऑडिबल है? Yes, sir. ओके, यस सर। गुड। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग निमोनिया का मैनेजमेंट कैसे होगा एज पर द IMNCI गाइडलाइन। मैंने बोला कि पहले हमारा जो असेसमेंट का टेक्निक है, पहले हम क्या पूछ रहे हैं, हमें पूछना है आस्क एंड देन द नेक्स्ट टूल्स आर लाइक लुक, लिसन एंड फील। पहले हमने क्या पूछ लिया, कब से हो रहा है कफ, या फिर कब से बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, वो सारी चीज़ें मदर को या फिर पेरेंट्स को पूछ लेना है। एंड देन लुक एंड लिसन, हमें देखना है और सुनना है। क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे, वो यहाँ पे बात है। तो देखने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो हमें क्या देखना, रेस्पिरेटरी रेट को देखेंगे। एंड देन वी लुक एट द अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। और अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड में हमें 2 चीज़ देखना, क्या, एक है स्ट्रियाडर और दूसरा विल लुक एट द वेजिंग, आई मीन विल लिसन द वेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ हमें अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड में सुनेंगे। तो एक देखना क्या, रेस्पिरेटरी रेट को देखना है। काउंट द ब्रीथ्स इन 1 minute, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चेक, क्या ये विजिबल है, ये वाला क्या विजिबल है, जो मैं भी मार्क कर रहा हूँ, क्या ये विजिबल है, दिख रहा है बच्चों को?
Yes, sir. ओके, सो लुक क्या देखेंगे बताओ? काउंट द ब्रीथ्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में बच्चे का कितना ब्रीथ है, रेट कितना है, वो हम काउंट करेंगे। ठीक है, अगर बच्चा है लेस देन 2 मंथ्स, तो 0 to 2 मंथ्स वाला बच्चों में हम देख रहे थे कि रेस्पिरेटरी रेट विल बी अराउंड 40 to 60 होगा नॉर्मली। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बच्चों का मैनेजमेंट जो कि 2 मंथ से 5 साल का है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट जो है विल बी फ्रॉम 2 मंथ्स to 1 ईयर तक। 2 महीने से 1 साल तक जो रेट होगा विल बी कट ऑफ इज 50। ठीक है, 50 ब्रीथ्स पर मिनट। लेकिन अगर 1 साल से ऊपर हो गया, 1 ईयर टू 5 ईयर्स तक, यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है 40 ब्रीथ्स पर मिनट। अगर 40 के ऊपर आया तो बोलेंगे टैकिपनिया, अगर मोर देन 40 तो बोल देंगे टकी, एंड 2 मंथ्स to 1 ईयर है, मोर देन 50 आया तो बोल देंगे टैकिपनिया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आज पर द एज हम कट ऑफ कितना ले रहे हैं। लेस देन 2 मंथ कट ऑफ कितना है बताओ? कट ऑफ इज 60। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेस देन 1 ईयर बोलेंगे कट ऑफ 50। ठीक है, लेस देन और 1 ईयर to 5 ईयर बोलेंगे कट ऑफ इज 40। ठीक है, याद रखो कट ऑफ कितना है, और इसके ऊपर आया तो बोलेंगे टैकिपनिया या फास्ट ब्रीथ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा, हमें काउंट करना है एक फुल मिनट के लिए ब्रीथ रेट को काउंट करना है, एंड देन विल लुक एट द चेस्ट इन ड्राइंग। चेस्ट बेसिकली हम जब अंदर सांस लेते हैं हमारा चेस्ट राइज होना चाहिए, ऊपर की तरफ उठना चाहिए अगर किसी का अंदर जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, ये बच्चा हो गया, जब सांस अंदर ले रहा है ना, ये मान के चलो नॉर्मल वाला बच्चा है जो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं, ये वाला केस जो कि नॉर्मल है, जहाँ पर चेस्ट में कोई तुम्हें अंदर दिखने वाला यहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर पिक्चर बी देखोगे, यहाँ पर देख सकते हो जो बच्चा अगर अंदर सांस ले रहा है तो दोनों तरफ से यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हो, इधर और इधर, ये क्या हो रहा है, अंदर की तरफ एक गड्ढा, डिप्रेशन जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, इनड्रॉइंग हो रहा है। ठीक है, चेस्ट इनड्रॉइंग इसे बोला जाता है। जब सांस अंदर ले रहा है बच्चा तब चेस्ट तो राइज होगा, देयर विल बी चेस्ट राइज, बट दिस मतलब रिब केज के नीचे जहाँ पर एब्डोमेन और रिब केज मिल रहा है, तो वो जगह पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे डिप्रेशन होगा, रिट्रैक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है, रिट्रैक्शन, चेस्ट रिट्रैक्शन बोल सकते हो, चेस्ट इनड्रॉइंग बोल सकते हैं, या फिर रिट्रैक्शंस बोल सकते हैं, रिट्रैक्शंस। ठीक है, रिट्रैक्शन में यहाँ पे बोल देता हूँ रिट्रैक्शन, रिट्रैक्शन भी बोल सकते हो या फिर चेस्ट इनड्रॉइंग बोल सकते हैं। तो चेस्ट इनड्रॉइंग अगर बच्चे को है देन दिस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज। सो काउंट द ब्रीथ, काउंट ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ काउंट करेंगे। अगर क्या हुआ, अगर बच्चा 2 मंथ से 1 ईयर के बीच में है एंड इज मोर देन, कितना है बताओ जल्दी से, मोर देन, जल्दी बताओ, मोर देन 50, या फिर अगर 1 ईयर से 5 साल वाला बच्चा है, अगर मोर देन कितना है, 40 है। ठीक है ना, तो ये बोल देंगे टैकिपनिया। अगर चेस्ट इनड्रॉइंग हो रहा तो भी ये अबनॉर्मल है। लुक एंड लिसन फॉर स्ट्रियाडर एंड लुक एंड लिसन फॉर वीजिंग। स्ट्रियाडर एंड वीजिंग कैसे हमें पता चलेगा? नाउ लेट्स हियर द स्ट्रियाडर। स्ट्रियाडर को सुनते हैं कैसे वो होता है। तो ये है स्ट्रियाडर का साउंड। स्ट्रियाडर का साउंड जो मोस्ट कॉमनली स्ट्रियाडर होने का रीजन है, स्ट्रियाडर होने का रीजन है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपर एयरवे। ठीक है, वीजिंग को थोड़ा एक बार सुन लो।
Now this is called whistling sound. whistling साउंड या wheezing जो साउंड है वो कब आएगा? when there will be narrowing of airway. narrowing of airway, और ये एयरवे कहाँ पर? बेसिकली लोअर पार्ट ऑफ द एयरवे, ठीक है ना? तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल सकते हो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेडर इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे, whereas the narrowing of lower respiratory tract or airway will cause wheezing या whistling टाइप का साउंड। अभी wheezing और स्ट्रेडर के बीच में और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, तो ये समझ लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रेडर आता है जब हम सांस अंदर लेते हैं तब ज़्यादा सुनाई देता है, ठीक है ना? हर्ड मोर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं उस टाइम के दौरान ये ज़्यादा सुनाई देगा, बट व्हीजिंग विल बी मोर ऑन एक्सपिरेशन। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब ज़्यादा व्हिस्लिंग टाइम, जब हम व्हिसिल को ब्लो करते हैं, सांस मतलब बाहर छोड़ना पड़ रहा है, अगर व्हिसिल को हमें ब्लो करना है, फूंकना है, तो फिर हमें क्या करना होता है? बाहर सांस छोड़ना होता है। वैसे व्हिस्लिंग का जो साउंड है एयरवे का, वो कब होगा ज़्यादा? जब हम बाहर सांस छोड़ रहे हैं उस टाइम के दौरान, ठीक है? तो ये स्ट्रेडर मोस्ट कॉमनली कौन सा केसेस में आता है? व्हाट आर द एग्जांपल्स और कॉजेस ऑफ स्ट्रेडर? कौन सा केसेस में आ रहा है? नाउ दिस विल बी इन केस ऑफ एपिग्लोटाइटिस, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द एपिग्लोटिस। नंबर 2, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन ऑफ द अपर एयरवे, ठीक है? नंबर 3 हो सकता है ट्रैकियाइटिस, TIS, एंड देन नंबर 4 क्रूप मतलब द acute laryngobronchitis, tracheobronchitis। इसका मतलब लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकस तीनों इन्फेक्शंस हुआ है, तो इसे हम क्रूप बोल रहे हैं। जो व्हीसिंग साउंड या व्हीजिंग साउंड है तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शंस होने से होता है, लाइक अस्थमा वाला केस में आएगा, या फिर किसी को अगर निमोनिया है वो केस में आएगा, या फिर किसी को अगर COPD है वो केसेस में मोस्ट कॉमनली तुम्हें व्हीजिंग वाला साउंड सुनाई देगा, ठीक है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग रिगार्डिंग स्ट्रेडर एंड व्हीजिंग साउंड। तो तुम्हें ये सुनना है बच्चे को है या नहीं है, ठीक है? लुक फॉर चेस्ट इन ड्राइंग, देन लुक एंड लिसन फॉर स्ट्रेडर, लुक एंड लिसन फॉर द व्हीजिंग, ठीक है? तो क्या क्या चीज़ें देखना? तो पहला वाला है रेस्पिरेटरी रेट को देखना, नंबर 2 चेस्ट इन ड्राइंग को देखना है, नंबर 3 विल लुक एट द स्ट्रियाडर एंड नंबर 4 व्हीजिंग। तो ये सारे तुम्हें देखना और सुनना है, ठीक है? लाइक स्ट्रेडर एंड व्हीजिंग को सुनना है, देखना है चेस्ट इन ड्राइंग को, एंड देन यू हैव टू काउंट द रेस्पिरेटरी रेट फॉर फुल 1 मिनट। नाउ सैचुरेशन को अभी हमें देखना है, SpO2 को। नॉर्मली सैचुरेशन इज 92 to 98% वी आर सेइंग, बट अगर 90 से कम है देन विल क्लासिफाई इन 1 कैटेगरी, अगर मोर देन 90 है देन इसको और दूसरा कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे SpO2 को हम 2 तरीके से देख रहे हैं। कट ऑफ हम 90 यहाँ पे ले रहे हैं, लेस देन 90 है तो पिंक जोन में डाल रहे हैं, ठीक है? इफ व्हीजिंग विथ आइदर फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट इन ड्राइंग, ठीक है? यहाँ पे याद रखना। तो क्या मैनेजमेंट होगा? तो मैनेजमेंट विल बी अगर व्हीजिंग हो रहा है विथ फास्ट ब्रीथ, मतलब टैकिपनिया है या फिर चेस्ट इन ड्राइंग है, व्हीजिंग के साथ हो रहा, देन यू हैव टू स्टार्ट इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर फॉर अप टू 3 times 15 to 20 minutes अपार्ट। इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर 2 तरह का आता है, आइदर तुम नेबुलाइजेशन के थ्रू दे सकते हो या फिर मीटर डोज इनहेलर, मतलब जो इनहेलर आता है MDI जो आता है। तो
इनहेलेशन के लिए एक तो नेबुलाइजेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 वी कैन यूज MDI, मीटर डोज इनहेलर। तो यहां पे MDI या नेबुलाइजेशन कोई भी हम यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली नेबुलाइजेशन को प्रेफर किया जाता है और हर 15 से 20 मिनट अपार्ट में हमें नेबुलाइजेशन या MDI को देना है, 3 बार देना है, ठीक है। एक डोज दिया, 15-20 मिनट के बाद दूसरा डोज दिया और 15-20 मिनट के बाद तीसरा डोज दिया, ठीक है। तो वीजिंग अगर हो रहा विथ, याद रखना, टैकिपनिया और चेस्ट एंड्रॉइंग, then you have to administer 3 doses of bronchodilator. Most commonly we are administering short acting beta agonist SABA, that is salbutamol. Salbutamol, ठीक है। salbutamol is a short acting beta agonist जो कि 5 से 15 मिनट के अंदर काम करना शुरू कर देगा। The onset of action is within 5 to 15 minutes, ठीक है। तो salbutamol का क्या डोज होगा वो आगे हम बात करेंगे। मोस्ट कॉमनली नेबुलाइजेशन में दिया जाता है 0.1 mg पर kg बॉडी वेट। नाउ salbutamol शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, आइदर नेबुलाइजेशन और MDI। मोस्ट कॉमनली salbutamol आ जाता है हमारा, मतलब उससे बेहतर है levosalbutamol, ठीक है। कम डोज में ज़्यादा काम कर लेता है। तो मतलब अगर salbutamol हम बात करें तो ये गवर्नमेंट सेटअप में आ रहा है, levosalbutamol नहीं मिलता, बाहर से हमें लाना पड़ता है levosalbutamol। levosalbutamol इज़ बेटर कंपेयर टू द सिंपल प्लेन salbutamol। यहाँ पे डोजेस क्या होगा वो हम बात करेंगे, अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे हमने पूछा था कब से बच्चे को कफ है या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, और ये सारे क्राइटेरिया हमने देख लिया कि हमें क्या देखना, रेस्पिरेटरी रेट को देखना है, चेस्ट एंड्रॉइंग को देखना है, साथ में सुनना है 2 चीज़ें, स्ट्रेडर एंड विजिंग, एंड साथ में और क्या, ऑक्सीजन सैचुरेशन। समझ में आ गया? तो दिस आर गोइंग टू बी द असेसमेंट्स। समझ में आया क्या क्या असेसमेंट कर रहे हैं हम लोग? जल्दी बता दो, व्हाट आर द असेसमेंट्स? नंबर 1 रेस्पिरेटरी रेट। नंबर 2 असेसमेंट क्या है बताओ? नंबर 2 असेसमेंट इज चेस्ट इनड्रॉइंग, ठीक है। नंबर 3 असेसमेंट इज योर स्ट्रेडर। Number 4 assessment is listen for the wheezing sound, and number 5 we are looking at the SpO2, ठीक है। तो these are the signs and ask क्वेश्चन क्या पूछना, कब से ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा एंड कब से कफ हो रहा, ठीक है। सो वी आर आस्किंग द ड्यूरेशन ऑफ द ब्रीदिंग डिफिकल्टी, डिस्निया, वैसे डिस्निया एंड कफ कब से हो रहा है, ड्यूरेशन पूछेंगे नंबर 1। नंबर 2 वी कैन आस्क द अनसेट, कब से हो रहा, ठीक है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट यू नीड टू नो अबाउट रिगार्डिंग द असेसमेंट। नाउ अभी क्या करेंगे, ये सारे असेसमेंट करने के बाद हमें आंसर मिल गया। अभी आंसर को देख के हम क्लासिफाई करेंगे बच्चे को कि कौन सा कैटेगरी में डालेंगे, पिंक जोन में, येलो या ग्रीन जोन में डालेंगे। कब हम डालेंगे पिंक जोन में? पिंक जोन में अगर एनी जनरल डेंजर साइंस हैं। डेंजर साइन क्या, मैंने पहले बताया था, अगर बच्चा कोई खा नहीं रहा, नो फीडिंग, ठीक है ना, या फिर ड्रिंक, कुछ पी नहीं रहा, कुछ खा नहीं रहा, तो हम बोल देंगे ये एक डेंजर साइन है। नंबर 2 अगर बच्चा क्या है, लेथर्जी है या फिर अनकॉन्शियस है, ठीक है। नंबर 3 अगर बच्चा वोमिट कर देता है, जो भी खा रहा है वो सारा वोमिट कर देता है। नंबर 4 अगर बच्चा क्या है बताओ, कन्वल्शन हो रहा। सो दिस आर 4 इंपॉर्टेंट डेंजर साइंस। कोई भी एक डेंजर साइन है तो हम डाल देंगे कहाँ पर, पिंक जोन में, ठीक है। उसे छोड़ के अगर बच्चे को स्ट्रियाडर है, ठीक है, स्ट्रियाडर ठीक है, बच्चे को क्या है, स्ट्रेडर है, क्या भी दिख रहा है, एनी डेंजर साइन है या फिर स्ट्रेडर है बच्चे को, और SpO2 लेस देन 90। सो दिस आर 3 क्राइटेरिया, कोई भी एक हो जाना चाहिए, कोई भी एक जनरल डेंजर साइन है, कोई भी डेंजर साइन हो, या फिर बच्चे को स्ट्रेडर हो, या फिर SpO2 लेस देन 90 हो। तो ये तीनों केसेस में हम मान लेंगे आइदर बच्चे को कोई सीवियर डिजीज है, नहीं तो सीवियर निमोनिया है। तो इसीलिए हमें क्या करना, विल एडमिनिस्टर द फर्स्ट डोज ऑफ एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन, जो नॉर्मली हम 0 to 2
मंथ्स के बच्चों में मतलब देते थे एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन, ये भी यहाँ पे वही सेम डोज का दिया जाएगा। मैंने बोला था लास्ट क्लास की एम्पिसिलिन का जो डोज होता है बेसिकली मोस्ट कॉमनली जो हम देते हैं वो है 50 mg पर केजी बॉडी वेट हम देते हैं एम्पिसिलिन का डोज। एम्पिसिलिन का जो डोज है वो हम मोस्ट कॉमनली कितना देते हैं, एम्पिसिलिन का जो डोज है वो कितना देते हैं 50 mg पर केजी बॉडी वेट, ठीक है ना। 50 mg पर केजी बॉडी वेट दिया जाता है और हम देते हैं क्या, IM देते हैं। समझ गए क्या, समझ गए क्या, समझ गए क्या, हाँ या ना बोलो। तो एम्पिसिलिन कितना देते हैं डोज 50 mg पर केजी, 50 mg पर केजी देते हैं, IM दिया जाता है। देन देने के बाद विल रेफर द बेबी, ठीक है। साथ में बस एम्पिसिलिन नहीं देते बल्कि साथ में और क्या देते हैं, जेंटामाइसिन देते हैं, ठीक है। रेफर द बेबी अगर रेफरल पॉसिबल नहीं है, इफ़ नॉट पॉसिबल, अगर रेफरल पॉसिबल नहीं है, अगर पेशेंट ने मना किया मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो अगर पॉसिबल नहीं है रेफरल देन रिपीट द डोजेस, रिपीट एम्पिसिलिन को रिपीट करेंगे एवरी 6 आवरली, एवरी 6 आवरली। बट एक्चुअली ये बीडी देना चाहिए एम्पिसिलिन को, ठीक है, 6 आवरली नहीं देते हैं, बीडी दिया जाता है। नंबर 2 जेंटामाइसिन को भी दे सकते हैं साथ में प्लस जेंटामाइसिन। एम्पिसिलिन दिए 50 mg पर केजी बॉडी वेट, जेंटामाइसिन देंगे, जेंटामाइसिन का जो डोज है IM दिया जाएगा और कितना देते हैं 0 to 2 months वाला बच्चों में हम देते थे कितना 0.5 to 0.75, याद है या नहीं बताओ, सॉरी नॉट 0.5, 5 to 7.5, 5 to 7.5 mg पर केजी पर डे, ठीक है ना। तो वैसे जेंटामाइसिन को यहाँ पे कितना दिया जाएगा, अपर रेंज में देते हैं फॉर 2 months to 5 year, तो यहाँ पे दिया जाएगा 7.5 mg, 7.5 mg देंगे पर केजी पर डे, ठीक है, दिया जाएगा OD, मतलब दिन में एक बार दिया जाएगा, ठीक है। कैसे देंगे, IM देंगे, ठीक है। अगर देते हैं याद रखना वो चाहे एम्पिसिलिन हो जेंटामाइसिन हो कोई भी IM ड्रग हम देते हैं तो IM के लिए एक क्राइटेरिया है, जो साइट है वो क्या है बताओ, साइट इज एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या मसल हम क्या यूज कर रहे हैं, मसल इज योर, जल्दी बताओ, वास्टस लैटरलिस, याद रखना। तो IM इंजेक्शन दिया जाता है फॉर लेस देन 2 year, ठीक है ना। 2 साल से कम बच्चों को IM कहाँ पे देंगे, एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, ठीक है, दिस इज द साइट एंड मसल क्या है, वास्टस लैटरलिस, ठीक है। तो एम्पिसिलिन को हम 50 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से IM दिया जाएगा। अगर रेफर नहीं, मतलब रेफर के लिए भेजेंगे अलग विद जेंटामाइसिन देंगे। जेंटामाइसिन का जो डोज है वो है 7.5 mg पर केजी पर डे, OD देंगे, वो भी IM देंगे। अगर रेफरल पॉसिबल है नहीं तो एम्पिसिलिन को हम दे रहे हैं एवरी 6 आवरली और BD देते हैं मोस्ट कॉमनली, एंड जेंटामाइसिन को OD दिया जाता है। दिन में एक बार जेंटामाइसिन को देंगे, एम्पिसिलिन को 2 बार मोस्ट कॉमनली देते हैं, 4 बार भी दे सकते हैं। सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग the antibiotics that we need to give in case of pneumonia, severe form of pneumonia or every severe disease। पहला वाला पॉइंट खत्म हुआ। गिव फास्ट डोज ऑफ इंजेक्टेबल एम्पिसिलिन या जेंटामाइसिन, कैसे देते हैं, IM देते हैं। नाउ रेफर अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल, अगर रेफरल पॉसिबल नहीं हुआ, अगर पेशेंट ने बोला मैं नहीं जाऊंगा, तो हम क्या दे रहे हैं। अगर पेशेंट ने बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है, तो हम क्या देंगे, मैंने क्या बोला था पहले, आइदर एम्पिसिलिन देंगे, नॉट आइदर, एम्पिसिलिन दिया जाएगा प्लस जेंटामाइसिन, हाँ ये ना बोलो। जेंटामाइसिन हमने क्या कर दिया, जेंटामाइसिन का फर्स्ट डोज दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, रेफर कर दिया। यहाँ पे बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, नॉट पॉसिबल, यहाँ पे क्या करेंगे, समझ रहे हो। यहाँ पे और एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन जो है
वो नहीं देंगे, देंगे क्या, अमोक्सिसिलिन। याद रखना, विल एडमिनिस्टर अमोक्सिसिलिन, मतलब ये दिया जाएगा ओरली, ओरल डोज दिया जाएगा, प्लस साथ में हम क्या देंगे, अमोक्सिसिलिन के साथ, समझ रहे हो ना, अमोक्सिसिलिन के साथ हम देंगे जेंटामाइसिन। ठीक है, जेंटामाइसिन, अमोक्सिसिलिन दिया जाएगा ओरली, जेंटामाइसिन दिया जाएगा आईएम। ठीक है, हमने पहला वाला डोज एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन का दिया, पहला वाला डोज खत्म, रेफर किया, मना कर दिया, रेफर करने के लिए, जब रेफर कर दिया तो मना कर दिया पेशेंट ने, तो हमने क्या दिया, अमोक्सिसिलिन को दे दिए, ओरली दे दिए, और इसका जो डोज मैंने बोला था लास्ट क्लास 25 to 50 mg पर केजी बॉडी वेट, तो ये भी वही डोज का चलेगा 25 to 50, और कुछ बुक्स में लिखा है 25 to 50, IMNCA गाइडलाइन में लिखा है 25 to 30 mg। ठीक है, मोस्ट कॉमनली लोअर रेंज में दिया जाता है, 25 mg का दिया जाएगा पर केजी बॉडी वेट, तो 25 to 30 mg पर केजी बॉडी वेट दिया जाएगा फॉर 5 डेज। ठीक है, कैसे दिया जाएगा, BD इंटू 5 डेज, BD दिया जाएगा, 5 डेज देंगे। ठीक है, प्लस जेंटामाइसिन हम IM दे रहे हैं, कितना देंगे, जेंटामाइसिन का डोज क्या है, 7.5 mg दे रहे हैं पर केजी पर डे दे रहे हैं। ठीक है ना, कैसे दिया जाएगा, OD दिया जाएगा। ठीक है, कब तक देंगे, वो मना कर दिया ना, 5 डेज तक देंगे। 5 दिन के बाद, ठीक है, 5 दिन के बाद अभी पेशेंट आया दोबारा, हर बार जब भी हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं ना, वो बोलेंगे कि तुम क्या कर दो, बच्चे को ले जाओ, यहाँ पे पॉसिबल है नहीं ट्रीटमेंट, तो ले जाना ज़रूरी है। ठीक है, अभी भी पेशेंट आया, अभी बोल रहा है कि नहीं, फिर भी मैं नहीं जाऊँगा, क्या करोगे, फिर दोबारा कंटिन्यू रखो, जेंटामाइसिन को देना, अमोक्सिसिलिन बंद, स्टॉप कर दो, होल्ड कर दो, अमोक्सिसिलिन देना है क्या, जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन वही 7.5 mg का दिया जाएगा, 5 दिन का कोर्स खत्म हो गया, अमोक्सिसिलिन जेंटामाइसिन का 5 दिन का खत्म, देन जेंटामाइसिन 7.5 mg IM दिया जाएगा। ठीक है, OD दिया जाएगा, प्लस साथ में देंगे क्या, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन अभी दिया जाएगा क्या, BD। ठीक है, BD इंटू 7 डेज, ये सारे फिर चलेगा 7 दिन के लिए। ठीक है, तो जेंटामाइसिन और एम्पिसिलिन का जो डोज चलेगा वो 7 दिन के लिए कंटिन्यू होगा। समझ रहे हो बात। सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द एंटीबायोटिक मैनेजमेंट इन केस ऑफ निमोनिया। सो पहला वाला डोज यहाँ पे जो चल रहा है वो क्या है, इंजेक्टेबल एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन का चलेगा। रेफर अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल, अगर रेफरल पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर हम एंटीबायोटिक्स देंगे, वो चाहे अमोक्सिसिलिन या जेंटामाइसिन का कम्बिनेशन हो, जो पहले हम दे दिए, उसके बाद जेंटामाइसिन और एम्पिसिलिन का चलेगा। तो 5 दिन के लिए अमोक्सिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन IM, एंड देन 5 दिन के बाद फिर दोबारा पेशेंट आया, रेफर, मतलब 5 दिन के बाद क्या, डेली तो आएगा लेने IM, तो हर बार हम उसको समझाएंगे कि भाई तुम लेके चलो, यहाँ पे ये पॉसिबल है नहीं ट्रीटमेंट, वो लेके गया तो बढ़िया, 5 दिन के बाद फिर भी वो नहीं लेके गया, और फिर 5 दिन के बाद हम चेंज करेंगे क्या, जेंटामाइसिन प्लस एम्पिसिलिन। ठीक है, दोनों चलेगा, जेंटामाइसिन OD, एम्पिसिलिन BD। नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल चिल्ड्रन ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। जो भी निमोनिया वाला पेशेंट आया तो सारे बच्चों को ऑक्सीजन लगा के रेफर करना है। देन इफ व्हीजिंग गिव इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर बिफोर ट्रांसफर। इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर को देना जरूरी है, तो इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर के रिगार्डिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर के रिगार्डिंग मैंने बोला था, तो देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। क्या क्या ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, तो पहला वाला है क्या, नेबुलाइजेशन के लिए। ठीक है, नेबुलाइजेशन के लिए दे सकते हैं। नंबर 2 वी हैव MDI। MDI मतलब क्या, मीटर्ड डोज इनहेलर। ठीक है, तो ये दे सकते हैं। अभी नेबुलाइजेशन के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल फॉर्म है। अवेलेबल जो नेबुलाइजेशन मिलता है ना, वो रेस्प्यूल्स, अवेलेबल डोसेज इन रेस्प्यूल्स क्या क्या फॉर्म में अवेलेबल है। एक तो हमें मिलेगा 0.31 mg का, सबसे छोटा वाला 0.31 mg पर 2.5 ml, ये मिल रहा है रेस्प्यूल्स। नंबर 2 0.63 mg पर 2.5 ml मिल रहा है। नंबर 3 हमें मिलेगा 1.25 mg पर 2.5 ml मिलेगा हमें। नंबर 4 नेक्स्ट मिलता है 2.5 mg पर 2.5 ml मिलेगा।
नेक्स्ट मिल रहा है 5 mg पर 2.5 ml, जो भी है नेबुलाइजेशन का। ये सारे होते हैं क्या, साल्बुटामोल के लिए, साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे साल्बुटामोल्स का डोजेस हैं। साल्बुटामोल ये फॉर्म में हमें मिलता है, एक एक रेस्पिल में 2.5 ml का रहता है पानी। उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है साल्बुटामोल का, 0.31 mg से शुरू होकर 5 mg तक है। तो न्यूबॉर्न वाला केस में मोस्ट कॉमनली हम 0.31 का देते हैं, उसके बाद 0.63, उसके बाद 6 महीने के बाद 1.25 एंड देन आफ्टर 1 ईयर में भी 2.5 mg हम देते हैं। तो कॉमनली यहाँ पे हमें जो बात करना है कि अगर कंफ्यूज ना हो कि हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन के लिए हमें डोज क्या देना है पहले समझ लेते हैं। तो डोज के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो है 0.15 mg पर kg बॉडी वेट। मान के चलो कोई पेशेंट आया वो है 3 kg वाला पेशेंट, तो कितना देना है 3 kg वाला पेशेंट, मतलब I have to administer 0.15 into 3 is equal to 0.45। तो हमें देना क्या, 0.31 वाला दे सकते हैं, ठीक है ना। 0.63 हो गया ज़्यादा तो हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसलिए न्यूबॉर्न वाला बच्चों में ज़्यादातर 0.31 mg का दिया जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर थोड़ा ज़्यादा बच्चा थोड़ा ज़्यादा वेट का हो गया, लाइक 4 kg, देन 0.63 विल बी ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर निमोनिया वाला केस आया जहाँ पर बच्चा का वेट है, एज है 2 months to 5 year के बीच में, 2 month मतलब बच्चे का वेट डेफिनेटली मोर देन 4 kg होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिनिमम डोज फॉर निमोनिया, याद रखना, फॉर निमोनिया द डोज शुड नॉट बी लेस देन, दिस इज नॉट फॉर MDI, ये MDI के लिए नहीं है, यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जो डोज रहेगा, द डोज विल नॉट बी लेस देन 1.25। मैंने बोला था ये दोनों को हम दे रहे हैं, 0.31 एंड 0.63 हम दे सकते हैं। दिस इज़ फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द वेट। और मैंने बोला था वेट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें 0.15 mg, 4 kg से ऊपर है तो 63 mg को दे सकते हैं, 0.63 पर 2.5 ml वाला दे सकते हैं। लेकिन अगर 2 months वाला बच्चा है, 2 months मतलब वेट कितना होगा, अराउंड मोर देन 4, मतलब बर्थ वेट मान के चलो 3 kg है, ठीक है। तो 2 months के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 4.5 kg हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 2 months में कितना हो जाएगा, 6 kg। तो 4.5 kg 2 months के ऊपर हो गया तो डेफिनेटली हमें कौन सा नेक्स्ट वाला डोज देना पड़ेगा, क्या, 1.25 mg। तो यहाँ पे साल्बुटामोल का जो डोज रहता है आफ्टर 2 months, इट शुड नॉट बी लेस देन, याद रखना, नॉट बी लेस देन 1.25 mg पर 2.5 ml। तो 1.25 mg से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ डाइल्यूट करो 3 to 4 ml का NS नॉर्मल सलाइन, जो कि 0.9% का स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है। 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसमें रहता है, NS इसमें ऐड कर दो, कितना, 3 to 4 ml। एंड देन इसको कितना डोज देना है, मैंने बोला था शुरू से, आइदर तुम MDI दो या नेबुलाइजेशन दो, कितना डोज देना है, 3 doses। और इंटरवल क्या रहता है हर एक डोज का, 15 से 20 मिनट का, मतलब एक बार दिया और 15-20 मिनट का गैप, फिर दोबारा, फिर 15-20 मिनट का गैप एंड देन दोबारा देते हैं। तो साल्बुटामोल को ऐसे हम दे सकते हैं। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, अगर साल्बुटामोल का नेबुलाइजेशन ना दे के, हमारे पास मान के चलो नेबुलाइजेशन मशीन है नहीं या फिर कुछ नेबुलाइजेशन सप्लाई है नहीं, देन वी कैन एडमिनिस्टर MDIs, लाइक इनहेलर जो होता है ना छोटा वाला, देखे हो वो इनहेलर, हाँ, तो वो उसे हम क्या बोल रहे हैं, MDI बोल रहे हैं, मीटर डोज इनहेलर, वो MDI को दे सकते हैं। लेकिन बच्चों में MDI देना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। वो मतलब मान के चलो इनहेल करने के लिए जैसे ही बच्चे का मुंह में रखेंगे, ऐसा एक आता है ना जहाँ पे गोल ऐसे ड्रॉग रहता है और इसके ऊपर ऐसे कुछ रहता है, याद है, देखे हो कभी ऐसे, ऐसा वाला, यहाँ पे माउथ पीस रहता है छोटा सा होल, देखे हो ना ऐसे। सो दीज आर MDIs, और ये माउथ पीस यहाँ पे है और इसको हमें क्या करना होता है, प्रेस करना होता है, ये यहाँ पे प्रेस करना होता है, ठीक है ना। तो प्रेस करने से क्या होगा, वो मुंह के अंदर जाएगा, इसके अंदर जो भी साल्बुटामोल का ड्रॉग रहता है, समझ गए।
समझ गए क्या? Yes. तो ये Yes, sir. MDI को अगर हमें देना है तो याद रखना, इसमें बेसिकली जो रहता है साल्बुटामोल का कंपोजिशन वो है 100 माइक्रोग्राम पर पफ। पफ मतलब एक बार दबाएंगे तो कितना जाएगा? 100 माइक्रोग्राम जाएगा। तो कितना हमें देना चाहिए? वी हैव टू एडमिनिस्टर 2 to 4 पफ। ठीक है, कितना देना है? 2 से 4 पफ देना है। कितने बार देंगे? 3 बार। अगेन कितने टाइम देंगे बताओ? 3 डोजेस देंगे। ठीक है, इंटरवल क्या रहेगा? जल्दी बताओ, गैप कितना रहेगा? एवरी 20 minutes. 15 to 20 मिनट्स। अभी एक बार हमने दे दिया, 3-4 बार पफ दे दिए, ठीक है ना। देने के बाद फिर वेट करेंगे 15 to 20 मिनट्स, दोबारा देंगे, एंड देन 15 to 20 मिनट्स दोबारा देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा लेस देन 5 ईयर है तो इनहेलर नहीं ले सकता। इफ द चाइल्ड इज लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम बच्चों को ना हम ये इनहेलर से नहीं दे सकते। सो फॉर दैट वी हैव टू अटैच वन स्पेसर। क्या ऐड करना पड़ रहा है? स्पेसर ऐड करते हैं। तो स्पेसर को ऐड करने के लिए क्या होता है, याद रखो। मान के चलो ये हो गया हमारा MDI, ठीक है। तो MDI ऐसा है, ठीक है। इसके साथ एक बोतल जैसा आता है, कभी देखे हो ऐसे? बोतल जैसा इसमें ऐड किया जाता है, कभी देखे हो ऐसे? ऐड करते हैं, देखे हो ऐसे कुछ? लेट मी शो यू दिस। स्पेसर में शो कराता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या दिख रहा है अभी? क्या दिख रहा है? चलो, तो ये हो गया MDI, इनहेलर है। इनहेलर को हमने अटैच कर दिया स्पेसर का एक एंड में, दूसरा हमारे पास स्पेसर का दूसरा एंड है जहाँ पर माउथ पीस होगा, और ये मुंह में डालते हैं। अभी हम जब भी इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के टाइम जो मेडिकेशन है वो कहाँ पर जाएगा? ये स्पेसर के अंदर रहेगा, है या ना? समझ रहे हो ना बात? कहाँ पर रहेगा? ये स्पेसर के अंदर। अभी बच्चा क्या करेगा? आराम से ये स्पेसर से वो रुक रुक के ले सकता है। लेकिन मान के चलो अगर हमने डायरेक्टली इनहेलर को बच्चे के मुंह में थमा दिया और दबा दिया तो बच्चा क्या कर पाएगा? वो पूरा ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। वो पूरा मुंह में सारा चीज़ें रह जाएगा। समझ रहे हो ना बात? वो सारा मेडिकेशंस मुंह में रह जाएगा। इसलिए स्पेसर को यूज किया जाता है सो दैट जो भी मेडिकेशंस देते हैं वो आराम से बच्चा ले सकता है। और इनहेलर का एक प्रॉब्लम है, जब हम इनहेल करते हैं ना एट ए टाइम हमें सांस अंदर लेना है सो दैट ये जो भी मेडिकेशन है वो अंदर जाएगा, लेकिन बच्चा ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना? बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर मान के चलो 4 महीना 5 महीने का बच्चा है, तुम इनहेलर को दबाओगे, वो सांस अंदर लेगा, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए स्पेसर में डाल देते हैं। तो स्पेसर में सारा मेडिकेशन आ गया, तुमने 2-4 बार इसको दबा दिया, वो क्या होगा? ये इसके अंदर मेडिकेशन आ गया और बच्चा क्या करेगा? आराम से अपने हिसाब से वो सांस लेगा अंदर, ठीक है ना। वो अंदर लेने से क्या होगा? सांस वो जाएगा, मतलब मेडिकेशन आराम से धीरे धीरे करके जाएगा। इतना समझ गए ना? तो स्पेसर का ये बेनिफिट है। तो स्पेसर का मतलब कब यूज करते हैं? व्हेन द चाइल्ड इज लेस देन, जल्दी बताओ, 5 ईयर्स। समझ गए ना? 5 साल से कम बच्चों में क्या यूज करते हैं? इनहेलर के साथ एक स्पेसर बोतल जैसा आ रहा है, इसे हम यूज करते हैं। समझ गए बात? समझ गए क्या? Yes, sir. चलो, सुनाओ यहाँ पे क्या हो गया बात? गिव फर्स्ट डोज ऑफ, जो मैनेजमेंट हम देख रहे हैं सीवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया और वेरी सीवियर डिजीज वाला केस में, जहाँ पर जनरल डेंजर साइन था, स्ट्रेडर था एंड SpO2 लेस देन 90 था, वो केस को हमने सीवियर निमोनिया या वेरी सीवियर डिजीज करके कैटेगराइज किया। हमने इंजेक्टेबल एम्पिसिलिन या जेंटामाइसिन दिया, रेफर कर दिया, ऑक्सीजन दिया, एंड देन अगर वीजिंग है
तो वीजिंग के लिए हमने क्या दिया, ब्रोंकोडायलेटस लाइक सैल्बुटामोल दिया, दो फॉर्म में आता है, एक है इनहेलर, दूसरा बताओ नेबुलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो दोनों फॉर्म को दे सकते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलो बच्चे का चेस्ट इनड्रॉइंग है या फास्ट ब्रीदिंग है, कोई डेंजर साइन नहीं है, स्ट्राइडर नहीं है, SpO2 नॉट लेस देन 90, ठीक है, तो सिर्फ क्या है, चेस्ट इनड्रॉइंग है एंड फास्ट ब्रीथ या टैकिपनिया है, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया हुआ, जल्दी बताओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। बच्चे का चेस्ट इनड्रॉइंग है, फास्ट ब्रीदिंग है, कौन सा कैटेगरी में डालोगे, तो ये कौन सा वाला जोन में आएगा, येलो जोन में, ठीक है। तो ये हो गया क्या, निमोनिया का मॉडरेट फॉर्म, नॉट सीवियर वन। मॉडरेट निमोनिया वाला केस में हम क्या देंगे, गिव अमोक्सिसिलिन फॉर 5 डेज। अमोक्सिसिलिन का डोज क्या रहता है, 25 mg टू 30 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है। अमोक्सिसिलिन ओरली देंगे, बीडी दिया जाएगा, ओरली बीडी, ठीक है। समझ में आया, कितना दिन के लिए देते हैं, 5 दिन के लिए दे रहे हैं। अगर वीजिंग हो रहा क्या देंगे, वीजिंग के लिए क्या, ब्रोंकोडायलेटर देंगे, क्या देंगे, सैल्बुटामोल, ठीक है। इफ वीजिंग, यहां पे बोला हमने क्या दे दिया, निमोनिया है, एंटीबायोटिक दिया अमोक्सिसिलिन, दूसरा क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर, क्या देंगे, सैल्बुटामोल देंगे। तो आइदर क्या देंगे, नेबुलाइजेशन या फिर जल्दी बताओ इनहेलर, समझ गए। अगर नेबुलाइजेशन देने के बाद या सैल्बुटामोल देने के बाद वीजिंग कम हो गया, डिसअपियर्ड आफ्टर रैपिड एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको बीटा अगोनिस्ट, गिव एन इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर फॉर 5 डेज, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या, गिव एन इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर फॉर 5 डेज। हमने क्या किया, पहले एक तो निमोनिया है, पेशेंट को अमोक्सिसिलिन दे दिया, ठीक है, चेस्ट इनड्रॉइंग था, फास्ट ब्रीदिंग था, और कोई सिम्टम्स नहीं था, डेंजर साइन नहीं है, स्ट्राइडर नहीं है, SpO2 लेस देन 90 नहीं है। देन वी आर कैटेगराइज्ड कि बच्चे को सीवियर निमोनिया नहीं है, मॉडरेट फॉर्म का है, अमोक्सिसिलिन 5 दिन के लिए दे दिए, एंड देन वीजिंग अगर है देन हमने दे दिया साबा, मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, जो कि सैल्बुटामोल है, ब्रोंकोडायलेटर है, हमने दे दिया। अगर ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद वीजिंग कम हो गया तो हम क्या दे देंगे, ब्रोंकोडायलेटर को 5 दिन के लिए दे देंगे, भाई तुम क्या करो, इनहेलर लो या फिर 5 दिन के लिए नेबुलाइजेशन लो। अगर पेशेंट ने मना किया कि मैं नहीं ले सकता, फिर क्या दे सकते हैं, वी हैव अल्टरनेटिव, क्या, ओरल सैल्बुटामोल, ठीक है, ओरल सैल्बुटामोल, समझ गए, सैल्बुटामोल का सिरप दे सकते हैं, समझ गए क्या, हाँ या ना बोलो, सैल्बुटामोल का सिरप दे सकते हैं, समझ रहे हो क्या, हाँ या ना बोलो। डोज क्या रहेगा, 0.15 mg पर kg, 0.15 mg पर kg हिसाब से हम देंगे क्या, सैल्बुटामोल का ओरली दे सकते हैं, समझ रहे हो क्या, 0.15 mg पर kg के हिसाब से हम देंगे बच्चे को क्या, सैल्बुटामोल ओरली देंगे, ठीक है, वो भी 5 दिन के लिए। नाउ soothe the throat and relieve the cough with safe remedy if the child is 6 months or old. soothe the throat मतलब अगर कफ है बच्चे को तो हो सकता है कि क्या, गले में कुछ पेन वगैरह हो रहा होगा, तो हम होम रेमेडी के लिए भी मदर को बोल सकते हैं। तो होम रेमेडी के लिए क्या होगा, होम रेमेडीज़, और वो भी बच्चा है, होम रेमेडीज़ के लिए क्या दे सकते हैं, एक है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, दूसरा हम हनी के लिए बोल सकते हैं, हनी दे सकते हो, ठीक है, और क्या दे सकते हैं, तुलसी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, जिंजर, ठीक है, हर्बल टी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, दिस शुड नॉट बी गिवन अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ्स है, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा होगा। अगर 6 महीने से ऊपर है देन वी कैन एडमिनिस्टर दिस लाइक हनी, तुलसी, जिंजर, हर्बल टी एक्सेट्रा। देन फॉलोअप कितना दिन के बाद होगा, 2 दिन के बाद, समझ गए, हाँ या ना बोलो, Yes, sir. समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं इसको समराइज करूंगा तब मुझे बताना कि पिंक जोन में क्या क्या ट्रीटमेंट है, येलो जोन में क्या क्या ट्रीटमेंट है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन वाला जोन, कोई साइन नहीं है निमोनिया का, देयर इज नो निमोनिया, कफ और कोल्ड कुछ नहीं है, ठीक है, बस क्या हो रहा, इफ वीजिंग, अगर वीजिंग हो रहा है तो क्या दे दो, ब्रोंकोडायलेटर दे दो फॉर 5 डेज। अगर ब्रोंकोडायलेटर लेने के लिए मना कर दिया पेशेंट, देन ओरल सैल्बुटामोल दे सकते हैं। देन वही सूद द थ्रोट, कैसे करेंगे, हनी, हनी, तुलसी, जंज, हर्बल टी, ये सारा दे सकते हैं। अगर कफ हुआ मोर देन 14 डेज हो गया, ठीक है,
ये देने के बाद भी लाइक ब्रोंकोडायलेटर दिए, होम रेमेडी दिया, फिर भी कफ 14 दिन के बाद हो गया, तो क्या करेंगे, इमीडिएटली रेफर कर दो पेशेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हो सकता है बच्चे को टीबी हो या फिर अस्थमा हो, तो इसलिए बच्चे को हायर सेंटर हमें भेजना पड़ेगा, वहाँ पे टेस्टिंग कराना मतलब टेस्ट करने के लिए भेजना पड़ेगा। एडवाइज द मदर व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली, मदर को ये बताएंगे कि कब तुम्हें वापस आना है। हमने ये बोला कि अगर मदर को काउंसलिंग करना है तो मदर को यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि तुम वापस कब आओगे, ठीक है ना। वापस मतलब क्या, बच्चे को अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी ज़्यादा हुआ, ठीक है ना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुआ तो वापस आ जाना, हमने ट्रीटमेंट दिया है, फिर भी अगर ज़्यादा हुआ तो आ जाना, ठीक है। नंबर 2, फास्ट ब्रीदिंग या टैकिपनिया हुआ तो वापस आ जाना। तो हमें ये मदर को बोल के मतलब भेजना पड़ेगा, ठीक है। साथ में फॉलोअप आफ्टर 5 डेज, फॉलोअप आफ्टर 5 डेज का मतलब ट्रीटमेंट ले रहा है, मदर को ऐसे भी बोलेंगे कि भाई तुम वापस आना, चाहे वो ठीक हो या ना हो, तुम्हें 5 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ निमोनिया का ट्रीटमेंट। तो निमोनिया का 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक है सीवियर वाला फॉर्म, ठीक है ना। सीवियर वाला फॉर्म में क्या होगा, आइदर लेस देन 90 होगा क्या, SpO2, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, स्ट्रैडर हो सकता है, हाँ या ना बोलो, स्ट्रैडर हो सकता है। तो ये वाला केस में हम बोलेंगे कि दिस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, जल्दी बता दो। एक तो जेंटामाइसिन प्लस एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन का डोज दिया जाएगा। नंबर 2, रेफर कर देंगे, समझ गए, हाँ या ना बोल दो, पेशेंट को रेफर कर देंगे। उसके बाद क्या, नंबर 3, जब पेशेंट रेफर करके भेज रहे हैं ना दूसरा हॉस्पिटल को, क्या देंगे रेफर के टाइम, ऑक्सीजन, समझ गए क्या। अगर बच्चे को क्या है, वीजिंग है, तो क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, साबा लाइक साल्बुटामोल देंगे, आइदर इनहेलर फॉर्म में या फिर जल्दी बताओ एमडीआई या फिर नेबुलाइजेशन, समझ गए। साबा को कैसे देंगे, आइदर इनहेलेशन मतलब लाइक एमडीआई विथ, याद रखना विथ स्पेसर, ठीक है ना, और अदरवाइज कैसे दे सकते हैं, नेबुलाइजेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। दिस इज फॉर सीवियर निमोनिया। सीवियर निमोनिया के बाद दूसरा जो फॉर्म आता है वो है सिंपल निमोनिया हो सकता है बच्चे को। सिंपल निमोनिया वाला केस में क्या देंगे, अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन दिया जाएगा बीडी, ओरल दिया जाएगा फॉर 5 डेज एंड डोज रहता है कितना, 25 to 30 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, अगर वीजिंग है तो क्या दे रहे हैं, वीजिंग के लिए जल्दी बताओ, ब्रोंकोडायलेटर लाइक साबा दे रहे हैं, सल्बुटामोल देते हैं, वो अगेन इनहेलर दे सकते हैं या फिर मतलब एमडीआई दे सकते हैं या फिर नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। अगर वो मना कर दिया, हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो वो केस में क्या देंगे, ओरल ही दे सकते हैं, ओरल ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है ना। डोज क्या रहता है, 0.15 mg पर kg, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड मैनेजमेंट इज होम रेमेडी, ठीक है ना। होम रेमेडी में क्या देते हैं बच्चे को, मतलब गला अगर क्या जैसे पेन हो रहा हो, अगर गले में कफ के वजह से कुछ ऐसे क्या बोले, जैसे क्या बोलते हैं, अंदर जैसे फील होता है ना स्क्रैची टाइप का, तो वो होम रेमेडी कैन डू समथिंग गुड, लाइक हनी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, जिंजर या फिर तुलसी दे सकते हैं, हर्बल टी एक्सेट्रा। बट द टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे क्या है, बच्चे का एज क्या होना चाहिए, 6 months, एज शुड बी ग्रेटर देन 6 months, क्योंकि 6 महीने से पहले तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा होगा, हाँ या ना बोलो। और साथ में नंबर 4 निमोनिया के लिए और क्या, फॉलोअप, मतलब दोबारा कब यहाँ पे आ जाओ, मतलब हॉस्पिटल में दोबारा कब आएगा पेशेंट, मतलब फॉर विजिट बोल देंगे क्या, जल्दी बताओ, कितना दिन के बाद, 2 days के बाद, after 2 days, 2 days के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं क्या, नो निमोनिया। अगर निमोनिया नहीं है, नो निमोनिया, तो ये केस में क्या होगा ट्रीटमेंट, पहले क्या घर में चले जाओ, होम रेमेडी, है ना बोलो।
होम रेमेडी देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वीजिंग है, वीजिंग के लिए पता है क्या, साबा देंगे, शॉर्ट एक्टिंग हाँ ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं। एंड देन अगर अवेलेबल नहीं है देन ओरली दे सकते हैं। नंबर 3, ये देने के बाद भी अगर कफ परसिस्ट हुआ, याद रखना मोर देन 14 डेज, तो क्या करेंगे, देन यू रेफर करो। क्यों रेफर करना, क्योंकि हो सकता है टीबी हो सकता है या फिर अस्थमा हो सकता है, फॉर असेसमेंट, ठीक है ना। नंबर 4, फॉलोअप के लिए, ठीक है ना। फॉलोअप कितने दिन के बाद, 5 डेज के बाद, ठीक है। मदर को बोलेंगे कब रिटर्न करना, अगर फास्ट ब्रीथ हो रहा, ठीक है, फास्ट ब्रीथ हो रहा, या फिर नंबर 2 जल्दी बताओ, अगर टैकिपनिया है या फिर डिस्निया, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, तब वापस आना ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सो दिस आर गोइंग टू बी द मैनेजमेंट एज पर द IMNC गाइडलाइन। आई होप सबको समझ में आया होगा। हमने 2 डिफरेंट कंडीशंस बात किए, एक तो जंडिस के रिगार्डिंग, दूसरा जंडिस 0 to 2 मंथ्स वाला बच्चों में जंडिस को कैसे मैनेज किया जाएगा। एंड देन द सेकेंड पैकेज जो कि 2 महीने से 5 साल के बच्चों में मैनेजमेंट होता है, तो हमने वो पढ़ा निमोनिया के रिगार्डिंग। 2 महीने से 5 साल के बच्चों में निमोनिया को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो पहले हमने 0 to 2 मंथ्स वाला बच्चों में रेस्पिरेटरी डिजीज़ के रिगार्डिंग मैनेजमेंट लास्ट क्लास बताए थे। आज हमने रेस्पिरेटरी डिजीज़ का निमोनिया के रिगार्डिंग 2 to 5 मंथ्स के रिगार्डिंग बात की। 2 मंथ्स टू 5 ईयर्स के बीच में जो बच्चों का है वो मैनेजमेंट हमने बात किया। स्टिल कोई डाउट या फिर तुम्हें कोई क्लास नहीं मिला है तो फिर बता दो, आई विल शेयर, ठीक है। बंद करूं क्लास? Yes, sir. ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।